इस दुनिया का चाहे कोई भी माता पिता हो, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो, अपने बच्चों की लाड प्यार से परवरिश ही नहीं करता है बल्कि उन्हें हर परेशानियों से बचाकर भी रखता है। लेकिन वही बच्चे जब जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं तो उन्हें अपने ही माता पिता दुश्मन नजर आने लगते हैं। आज की कहानी में एक लड़की अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपने ही माता पिता के सामने इस प्रकार से जिद पर उतर जाती है जिसकी वजह से एक नहीं बल्कि दो लोग हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जब इसकी असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बरेली और इसी बरेली का एक थाना पड़ता है इज्जत नगर और इसी इज्जत नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है डोह और इसी डोह गांव का रहने वाला है शिवपाल। शिवपाल की पत्नी का नाम है मीना। शिवपाल के टोटल 2 बच्चे हैं जिसमें एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम है नेत्रपाल जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास और बेटी का नाम है सुनीता जिसकी उम्र है लगभग 23 साल के आसपास। शिवपाल जो मेहनत मजदूरी का काम करता है लेकिन इतना पैसा भी नहीं कमा पाता है कि अपने घर का सही तरीके से गुजारा भी कर सके। इधर शिवपाल की पत्नी मीना जब अपने घर की माली हालत को देखती है तो अपने बेटे के साथ मिलकर अपने ही गांव के बगल वाले लालपुर गांव में नर्सरी का बिजनेस शुरू करती है। जैसे ही बिजनेस की शुरुआत करती है ठीक ठाक पैसा भी कमाने लगती है। लेकिन बिजनेस शुरू किए हुए अभी 6 महीना भी नहीं गुजरा था कि 26 जनवरी 2024 की सुबह सुबह हर रोज की तरह मीना अपने बेटे नेत्रपाल के साथ जब नर्सरी में काम करने के लिए जाती है, शाम के समय दोनों वक्त पर घर पर नहीं पहुंच पाते हैं। इधर मीना की बेटी सुनीता अपने भाई के नंबर पर फोन करती है लेकिन अब नेत्रपाल का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। बार बार फोन करने के बावजूद भी जब नेत्रपाल का नंबर नहीं लगता है, सुनीता अपने पिता से कहती है कि जाकर देखिए कि मम्मी और भैया अभी तक घर पर क्यों नहीं आए हैं। इधर शिवपाल अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढते हुए लालपुर गांव के नर्सरी में जाता है। लेकिन शिवपाल जैसे ही नर्सरी में पहुंचता है वहां का नजारा देखकर वो जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगता है। दरअसल इसी नर्सरी में मीना और उसके बेटे नेत्रपाल की डेड बॉडी पड़ा हुआ था। शायद किसी ने दोनों के सर पर गोली मार दिया था। शिवपाल जैसे ही चीखना चिल्लाना शुरू करता है, उसकी चीख पुकार सुनकर धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग भी वहां पर इकट्ठा होने लगते हैं। तभी इस बात की जानकारी नजदीकी थाने में दी जाती है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंचती है। पुलिस सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि दोनों के सर पर एक एक गोली मारी गई है। क्योंकि उस दिन 26 जनवरी था, पूरे उत्तर प्रदेश और बरेली में भी पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रखी हुई थी। पुलिस को अभी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार अपराधियों ने इसी दिन का चुनाव क्यों किया है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर शिवपाल की तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस मामले की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले शिवपाल से ही पूछताछ करती है कि क्या तुमको किसी पर शक है कि तुम्हारी पत्नी और बेटे की हत्या कौन कर सकता है, क्या तुम्हारी किसी के साथ कोई दुश्मनी है। इस पर शिवपाल पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, हम लोग बेहद ही गरीब परिवार से हैं, हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस भी अपनी तमाम कोशिश कर लेती है लेकिन बावजूद इसके अपराधियों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, जब मीना और नेत्रपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है
तो इस रिपोर्ट में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल रिपोर्ट में बताया जाता है कि दोनों की गोली मारकर हत्या नहीं किया गया है, बल्कि दोनों के सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया है। पुलिस को जैसे ही इस तरह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाता है, पुलिस अब इस मामले को काफी सीरियस तरीके से लेती है। पुलिस फिर से शिवपाल के घर पर जाती है और उसकी बेटी सुनीता से पूछताछ करती है। सुनीता पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मुझे शक है कि मेरी माँ और भाई की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि मेरी शादी जिससे लगी हुई है उसी ने ही किया है। दरअसल सुनीता की शादी मनीष पाल से तय हुई है, जो मीरगंज इलाके का रहने वाला है और पंजाब में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। सुनीता जैसे ही इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, पुलिस सुनीता से ही मनीष का मोबाइल नंबर लेती है और फिर मनीष से बातचीत करती है। मनीष से जब सुनीता की मां और उसके भाई की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, तो मनीष पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मुझे तो मालूम ही नहीं है कि सुनीता की मां और उसके भाई की हत्या कर दिया गया है। दरअसल मैं पंजाब में अपनी नौकरी पर हूँ। मनीष जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, तो पुलिस को भी लगता है कि शायद मनीष सही कह रहा है, क्योंकि सुनीता ने पुलिस वालों को बताया था कि वो मनीष से शादी नहीं करना चाहती है, इसीलिए मनीष ने उसकी मां और उसके भाई की हत्या कर दिया है। पुलिस को भी लगता है कि मात्र इतनी छोटी सी बात को लेकर मनीष सुनीता की मां और उसके भाई की हत्या नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी पुलिस मनीष के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है और उसके लोकेशन को जब ट्रेस करती है, तो मालूम चलता है कि जिस वक्त सुनीता की मां और उसके भाई की हत्या किया गया था, उस वक्त मनीष का लोकेशन पंजाब का ही दिखाई दे रहा था। पुलिस को जब अपराधियों के बारे में कुछ पता नहीं चलता है, पुलिस अब अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। तभी एक खबरी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, सुनीता का एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। मुझे ये तो नहीं मालूम है कि शायद उसके प्रेमी ने ही उसकी मां और भाई की हत्या किया है, लेकिन सुनीता अपने आशिक से ही शादी करने के लिए मनीष से शादी करने से इनकार कर दिया था। खबरी जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, पुलिस अब सुनीता के भी मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है। कॉल डिटेल को जब चेक करती है, तो आखिरकार उसमें एक ऐसा नंबर मिलता है जिस पर सुनीता रोजाना कम से कम 5 से 6 घंटे लगातार बातचीत करती आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल निकालती है, तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी राशिद खान के नाम पर रजिस्टर्ड है। राशिद, जो राजपुरा माफी गांव का रहने वाला है। पुलिस को जैसे ही इस तरह का डिटेल मिल जाता है, पुलिस राशिद के नंबर पर फोन करती है, लेकिन राशिद फोन नहीं उठाता है। पुलिस जब राशिद के घर पर जाती है, तो मालूम चलता है कि राशिद अपना घर छोड़कर फरार हो चुका है, जिससे पुलिस को भी कहीं ना कहीं राशिद के ऊपर ही गहरा शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अब राशिद को गिरफ्तार करने के लिए उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर डाल देती है। जैसे ही राशिद का लोकेशन मिल जाता है, पुलिस उस लोकेशन पर जाती है और राशिद को अपनी हिरासत में लेकर थाने में पहुंच जाती है। इधर राशिद को अपनी हिरासत में लेकर थाने में पहुंच जाती है। इधर राशिद जब अपने सामने पुलिस वालों को देखता है, डर के मारे थर थर कांपने लगता है। पुलिस सबसे पहले राशिद से सवाल करती है कि तुमने सुनीता की मां और उसके भाई की हत्या क्यों किया है। पुलिस जैसे ही इस तरह का सवाल करती है, राशिद भी बिना किसी सख्ती या दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। राशिद पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं उन दोनों की हत्या नहीं करना चाहता था, लेकिन उन दोनों ने मेरे सामने इस तरह का सिचुएशन खड़ा कर दिया था कि मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा था। लेकिन राशिद जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है,
तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से ठीक लगभग 6 साल पहले। राशिद जो अपने इलाके में राजमिस्त्री का काम करता है, एक दिन राशिद राजमिस्त्री का काम करने के लिए शिवपाल के घर पर जाता है और जब पहली बार उसकी बेटी सुनीता को देखता है, उसकी खूबसूरती को देखकर पहली नज़र में उसे अपना दिल दे बैठता है। इधर सुनीता भी जब अपने सामने राशिद को देखती है, सुनीता को भी कहीं ना कहीं राशिद पसंद आ जाता है और फिर सुनीता और राशिद के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों फोन पर एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं, बल्कि जब भी मौका मिलता है एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। दोनों में इतना काफ़ी गहरा प्यार हो जाता है कि आखिरकार दोनों शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। लेकिन दोनों जानते थे कि शादी की मंजूरी दोनों के घर परिवार वाले किसी कीमत पर नहीं देंगे। लेकिन दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी सुनीता के साथ साथ राशिद के घर परिवार वालों को भी मालूम चल जाता है। राशिद के घर परिवार वालों को जब मालूम चलता है कि राशिद का किसी गैर मजहब की लड़की के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका है, राशिद के घर परिवार वाले इस वजह से काफ़ी डर जाते हैं और फिर आनन फानन में अपने बेटे की शादी अपनी जाति समुदाय की लड़की से कर देते हैं। लेकिन ये शादी राशिद की मंजूरी से नहीं होती है। राशिद शादी तो कर लेता है, लेकिन बावजूद इसके सुनीता से बातचीत करना बंद नहीं करता है। इधर सुनीता के भी घर परिवार वालों को जब मालूम चलता है कि उसकी बच्ची का राशिद के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, सुनीता के घर परिवार वाले भी उसकी शादी करने के लिए कई जगहों पर रिश्तों की बातचीत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सुनीता शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होती है। इधर राशिद शादी करने के बावजूद भी सुनीता से लगातार बातचीत करता रहता है। एक दिन राशिद जब सुनीता से फोन पर बात करता है, फिर से सुनीता से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सुनीता कहती है कि मेरे घर परिवार वाले किसी दूसरी जाति समुदाय में किसी कीमत पर मेरी शादी नहीं होने देंगे। इस पर राशिद कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपना धर्म बदल दूंगा। सुनीता कहती है कि तुम्हारी तो पहले से ही शादी हो चुकी है और तुम्हारी 3 महीने की एक बच्ची भी है। राशिद कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी पत्नी और बच्ची को भी छोड़ सकता हूँ। जैसे ही इस तरह की पेशकश सुनीता के सामने रखता है, सुनीता भी राशिद से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इसी बीच सुनीता के घर परिवार वाले उसकी शादी मनीष पाल से तय कर देते हैं। मनीष से जब शादी तय हो जाती है, इस बात की जानकारी सुनीता राशिद को देती है। इधर राशिद मनीष के नंबर पर फोन करता है और उसके ऊपर दबाव देता है कि तुम शादी करने से इनकार कर दो। इधर मनीष को भी जब मालूम चलता है कि सुनीता का किसी दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, मनीष को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो क्या करे। इधर जैसे जैसे शादी की तारीख नज़दीक आनी शुरू होती है, राशिद एकदम से परेशान हो जाता है। परेशानी में ही जब सुनीता के नंबर पर फ़ोन करता है तो सुनीता कहती है कि अब तुम्हारे सामने मात्र एक ही रास्ता बचा है कि तुम मेरे घर पर आओ और मेरे घर परिवार वालों से हमारी शादी की बातचीत करो। लेकिन राशिद सुनीता के घर जाने के लिए भी तैयार नहीं होता है। तभी सुनीता कहती है कि मेरी माँ और भाई हर रोज़ नर्सरी में काम करने के लिए जाते हैं, अगर तुम मेरे घर पर नहीं आ सकते हो तो तुम वहाँ पर जाकर बातचीत कर सकते हो। सुनीता जब इस तरह की बातें कहती है, राशिद को भी लगता है कि ये रास्ता बिल्कुल सही है। 26 जनवरी 2024 को हर रोज़ की तरह सुनीता की माँ और उसका भाई नेत्रपाल जब नर्सरी में काम करने के लिए जाते हैं, शाम के समय राशिद भी उन दोनों से बातचीत करने के लिए नर्सरी में पहुंच जाता है।
जाकर सुनीता की माँ और उसके भाई से सुनीता से शादी करने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, नेत्रपाल इस बात पर काफी गुस्से में आ जाता है और फिर इसी बात को लेकर राशिद और नेत्रपाल के बीच में झगड़ा तकरार शुरू हो जाता है। झगड़ा तकरार जब शुरू होता है, नेत्रपाल राशिद के ऊपर भारी पड़ जाता है। इसीलिए राशिद अब अपने आप को बचाने के लिए नेत्रपाल अपने साथ जो हथौड़ा काम करने के लिए लेकर गया था, उस हथौड़े को उठा लेता है और उसी हथौड़े से नेत्रपाल के सर पर काफी जोर से वार कर देता है, जिसकी वजह से नेत्रपाल की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। लेकिन मीना जब अपने बेटे को मृत अवस्था में देखती है, वो काफी गुस्से में आ जाती है और जाकर पीछे से राशिद को पकड़ लेती है और इतनी जोर से उसको पकड़ती है कि मीना के नाखूनों के निशान राशिद के शरीर पर भी आ जाते हैं। जब राशिद को काफी तेज दर्द होता है, उसी हथौड़े से मीना के सर पर भी काफी जोर से वार कर देता है, जिसकी वजह से मीना की भी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद उस हथौड़े को वहीं पर छुपा देता है, नेत्रपाल का मोबाइल लेकर स्विच ऑफ कर देता है और उसे झाड़ियों में छिपा देता है। उसके बाद राशिद अपने घर पर जाता है। इस बात की जानकारी सुनीता को भी नहीं देता है और फिर अपना घर छोड़कर मौके से फरार हो जाता है। वाकई में राशिद जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस शिवपाल की तहरीर पर राशिद को अपनी हिरासत में लेती है। फिलहाल पुलिस ने राशिद को अपनी हिरासत में लेकर उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज दिया है।